नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं, जहां लोकसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया जाएगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे इसे सदन में चर्चा के लिए पेश करेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश हो जाएगा। स्पीकर ओम बिरला ने बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया है। इसमें से एनडीए को 4 घंटे 40 मिनट दिए गए हैं, बाकी वक्त विपक्ष को मिला है। चंद्रबाबू नायडू को तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने बिल को समर्थन देने की घोषणा की है। दोनों पार्टियों ने अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप भी जारी किया है। दूसरी तरफ विपक्ष बिल के विरोध में है। मामले में तमिलनाडु की एआईएडीएमके, नवीन पटनायक की बीजू जनता दल और चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति जैसी न्यूट्रल पार्टियां भी विपक्ष के साथ हैं। बीते दिन इंडिया ब्लॉक के दलों ने संसद भवन में बैठक करने के लिए बिल पर अपनी रणनीति को लेकर चर्चा की थी। विपक्ष ने चर्चा का समय बढ़ाकर 12 घंटा करने की मांग की है, जिस पर किरण रिजिजू ने कहा कि चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है। देश भी जानना चाहता है कि किस पार्टी का क्या स्टैंड है। तो कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने व्हिप जारी किया है। वही जो सत्ता पक्ष की तरफ से पार्टियां हैं, जिन तमाम गठबंधन की पार्टियां, उन्होंने भी व्हिप जारी किया है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड इस विधेयक को लेकर सरकार के साथ खड़ी है। टीडीपी जेडीयू के सपोर्ट से सरकार के पक्ष में नंबर गेम लोकसभा में भी है, काफी हद तक राज्यसभा में भी है, और वक्फ बिल पर आज आर पार का दिन है। और हमारे साथ हमारे इनपुट हेड राजीव शर्मा जी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनका रुख करेंगे। जी राजीव, तो आज बेहद इम्पोर्टेंट अहम दिन है, खासकर लोकसभा के लिए, क्योंकि वक्फ बिल पर आज चर्चा भी होगी, इसे पेश भी कर दिया जाएगा और संभवतः टीडीपी और जेडीयू के समर्थन के बाद कई सारी अड़चनें और रुकावटें क्या समझी जा सकती हैं कि दूर हो गई हैं और यह बिल निकल सकता है। देखिए, मैं सबसे पहले बात करता हूं जेडीयू की। इसने घोषित तौर पर कल शाम तक ये कहा है कि वो बिल का समर्थन करेंगे, लेकिन आज सुबह की खबर यह है कि जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें कहा गया है कि भाई, हमने ये कहा था कि ये बिल रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होना चाहिए और ये हमने मांग की थी। हम देखेंगे कि हमारी मांग को समायोजित किया गया है। ये शब्द समझ लीजिए, ये कोड एंड कोड मैं बोल रहा हूं, ये संजय झा का स्टेटमेंट है। तो अभी ये कह देना कि जेडीयू पूरी तरीके से साथ में है एनडीए के, ये अभी नहीं कहा जा सकता। हालांकि मैं इससे पहले ये भी बता रहा हूं, कल शाम उन्होंने कहा है कि वो बिल के साथ में है, लेकिन आज सुबह का जो डेवलपमेंट है वो मैं आपको ये बता रहा हूं। उन्होंने कहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव की हमने मांग की थी कि रेट्रोस्पेक्टिव ना हो, और अगर ये बिल में नहीं होगा तो हम इस पर विचार करेंगे, मतलब हम इसके समर्थन में रहेंगे। राजीव, तो क्या समझा जा सकता है कि इसमें और भी नेसेसरी एडजस्टमेंट्स अब यही दोनों सहयोगी दल की तरफ से मांग की जा सकती है और जिसके बाद यह मामला लटक सकता है? देखिए, इन्होंने 3 मांगे की थी। हाँ। उन 3 में से कल तक ये था कि तीनों मांगे मान ली गई हैं। और आज अगर संजय झा सुबह ये कहते हैं कि साहब हम ये देखेंगे कि क्या उसमें हुआ है, तो अभी मामला हमें डोलड्रम में दिखाई देता है। हो सकता है कि जब चर्चा हो, ये संशोधन पास किया जाए और संशोधन रखे जाएं, उसको संशोधन को सरकार मान ले, है ना। तो राजीव, एक इम्पोर्टेंट सवाल यह भी है कि क्या जदयू का यह फिर गोलमोल रवैया आने वाले विधानसभा चुनाव के तहत तो कहीं ऐसा नहीं है? निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड को ये लगता है कि इस बिल के पास होने के बाद जो मुसलमान वोटर्स हैं जेडीयू के साथ में, वो छिटक सकते हैं। तो एक तरफ वो एनडीए से अलग भी नहीं होना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो जो उनके मुसलमान वोटर्स हैं उनको भी इंटैक्ट रखना चाहते हैं। तो इसलिए वो इस तरीके की दोनों तरफ की चाल चल रहे हैं। तो आज के दिन को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज का दिन बड़ा गहमा गहमी वाला दिन है। विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन अभी आप उधर देखिए, जो शिवसेना की जो उद्धव ठाकरे वाली जो
पार्टी है जी, जो गुट है, वो उसमें बड़ा खींचतान है। और दूसरी तरफ ये है कि जो केरल की इस समय सत्ताधारी दल है, वो ये कहता है कि साहब ये बिल पेश होना चाहिए। उससे कई सारे नेता ये कहते हैं, क्योंकि वहां जो चर्च है जी, उसने चर्च ने कहा है कि साहब ये बिल पास होना चाहिए। तो चर्च से रिलेटेड जितने सांसद हैं वो डोरडम में दिखाई दे रहे हैं। तो अभी मामला आज बड़ा कशमकश में रहने वाला है। नहीं, बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया आपने। कशमकश भरा दिन भी रहने वाला है इस बिल के लिहाज से यदि बात की जाए। बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको उसके बारे में भी बता दें, जहां उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की एक समन्वय मीटिंग होने वाली है। मीटिंग के लिए बीजेपी और संघ के पदाधिकारियों ने खास इंतजाम किए हैं। पुलिस प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के होने की भी संभावना है। इसके साथ ही विधायक, सांसद, मंत्री समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता भी बैठक में शामिल होंगे। यह मीटिंग नेहरू नगर के सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित हो रही है। आरएसएस कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय स्थापित करने के साथ इस महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी कई चर्चा की जाएगी, ताकि आने वाले चुनाव की दिशा भी तय की जाए। इसके साथ ही आरएसएस कार्यकर्ताओं की नाराजगी को भी दूर करने की कोशिश इस बैठक के जरिए की जाएगी। आरएसएस कार्यकर्ता पार्टी के सहयोग के बावजूद उनकी अनदेखी की बात कहते हैं। तो गाजियाबाद में यह अहम बैठक होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की समन्वय बैठक का इसे नाम दिया गया है और इसके लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे और इसके साथ ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी इसमें शामिल होंगे और कई मुद्दों पर ऐसा समझा जा रहा है कि सीएम योगी और भागवत के बीच में चर्चा होगी। आने वाले चुनाव की भी दिशा तय की जाएगी, इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। और खासकर जो कोऑर्डिनेशन की बात की जा रही है, जिसमें आरएसएस कार्यकर्ता पार्टी के सहयोग के बावजूद ऐसा समझते हैं कि उनकी अनदेखी होती है, उनकी उपेक्षा होती है, उन तमाम चीज़ों को भी, उन गांठों को दूर करने की कोशिश संभवतः की जा सकती है। कई विधायक, सांसद और मंत्री इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें वेन्यू के बारे में, तो यह मीटिंग नेहरू नगर के सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित होने वाली है और इसमें आरएसएस कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में संवाद भी होगा, समन्वय भी स्थापित किया जाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव मिश्रा जुड़ गए हैं इस खबर पर, उनसे बातचीत करेंगे। राजीव, तो ये बेहद अहम बैठक समझी जाए, क्योंकि आरएसएस के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता की यह मीटिंग है और इसमें योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे, मोहन भागवत भी रहेंगे, हाई प्रोफाइल मीटिंग। ऐसे में इस कोऑर्डिनेशन को लेकर, समन्वय की जो बात की जा रही है, क्या वाकई में उसकी कमी है? और यदि है तो क्या उसे सुदृढ़ करने और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की जाएगी, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव 27 के लिए रास्ता तय हो सके? राजीव, गाजियाबाद में इस मीटिंग का आयोजन होना ये तय करता है, ये बताता है जी कि संघ और बीजेपी में जो जिसकी कदाइफ चल रही थी, खींचातानी वाली, उनको मैनेज करने के लिए ये सारा जो मीटिंग है वो रखी गई है। दूसरी बात ये है कि काफी दिनों से गाजियाबाद में देखने में आ रहा था कि कुछ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और जो संघ के कार्यकर्ता हैं, उनके बीच सामंजस्य नहीं बैठ रहा था। कहीं न कहीं उसी के लिए खुद योगी आदित्यनाथ जी आज जो है ना गाजियाबाद पहुंच रहे हैं। उनके साथ साथ संघ के जो अरुण कुमार सिंह हैं, जो सह कार्यवाह बताए जा रहे हैं, वो यहाँ आने की उम्मीद जो है जताई जा रही है। स्वयं खुद मोहन भागवत जी के यहाँ पहुंचने की जो अटकलें तेज हो गई हैं कि वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। कहना सबसे बड़ी बात इसमें ये निकल के आ रही है कि जो संघ और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, संघ और बीजेपी के कार्यकर्ता दोनों में जो सामंजस्य नहीं बैठ रहा था, कहीं न कहीं उसको बिठाने का ये पूरा जो इंतजाम जो है वो किया जा रहा है। कहीं 2027 के लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं। कहना चाहिए कि आगे जो 2027 का जो चुनाव आएगा उसमें इस तरह की कोई चीज देखने को ना मिले और दोनों लोग मिलके बीजेपी को बढ़ाने का काम करें। कहीं न कहीं इसी
कड़ी जो है ना इस बैठक की महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। वहीं अगली बड़ी खबर कुणाल कामरा से जुड़ी हुई, जहां मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की शिवसेना और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर कथित तौर से टिप्पणी करने को लेकर दर्ज एफआईआर के मामले में मुंबई की खार पुलिस स्टेशन ने तीसरा समन जारी कर दिया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कुणाल कामरा से जुड़ी हुई, जहां उन्हें तीसरा समन जारी किया गया है। पुलिस ने कामरा को पूछताछ के लिए 5 अप्रैल को बुलाया है। समन प्राप्त होने के बाद कामरा की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। कामरा ने अपने कानूनी संकट के बीच कलाकारों को चुप कराने पर एक व्यंग्यात्मक गाइड भी साझा की थी। उन्हें पहले भी 2 बार समन किया गया था, लेकिन वे जांच में शामिल नहीं हुए थे। यह मामला एक शो के दौरान एकनाथ शिंदे के खिलाफ की गई टिप्पणियों से शुरू हुआ था, जो मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में आयोजित की गई थी। सोशल मीडिया पर वीडियो डाले जाने के बाद शिवसेना युवा विंग के महासचिव राहुल कनाल ने कुणाल कामरा को धमकी दी थी। राहुल ने कहा था कि मुंबई आने पर शिवसेना स्टाइल में कामरा का स्वागत किया जाएगा। पुलिस ने कामरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत मानहानि और जन उपद्रव के आरोप में मामला दर्ज किया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत सोनी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। सरबजीत, तो अब लगता तो नहीं है कि यह मामला शांत होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब तीसरा समन भी जारी कर दिया गया है कुणाल कामरा को लेकर। कुणाल कामरा कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं इस पूरे मैटर को लेकर के। ऐसे में आने वाले वक्त में इस पूरे केस को लेकर क्या कुछ हो सकता है, और यह जो लेटेस्ट समन जारी किया गया है, क्या इसमें उन्हें पेश होना पड़ेगा? पूरा अपडेट दीजिए। जी, कुणाल कामरा को अब तक तीसरा समन जो है वो जारी कर दिया गया है। पहले 2 समन जो भेजे गए थे, इसमें उन्होंने समय मांगा था। समय की मांग करते हुए उन्होंने हवाला दिया था कि अगली बार इसके बाद वो पेश होंगे। हालांकि मद्रास हाईकोर्ट से 7 अप्रैल तक उनको राहत है, लेकिन अब जो समन दिया गया है उसमें 5 अप्रैल का टाइम दिया गया है। तो देखना है कि क्या वो समन पे पेश होते हैं या कुछ हवाला देते हैं। हालांकि उनके तक मामले दर्ज है, पुलिस में मामला दर्ज है। चारों को मदद है कि मामले में जिस तरह से इसमें जो खार में जो मामला दर्ज है उस पर समन भेजा गया था। समन में उन्होंने एक हवाला दिया था कि काफी मैं बाहर हूँ, इसके लिए से आ नहीं सकता। अब इस बार देखना है क्या वकील को भेजते हैं या खुद हाजिर होते हैं। हालांकि एक तरफ पुलिस का समन भी जारी है और शिवसेना का जो नेता है वो अपने स्टाइल में उनका स्वागत करेंगे, ऐसी बात कही जा रही है। तो देखना है कि इसमें दोनों पे जो है 5 तारीख को क्या कुणाल कामरा हाजिर होते हैं या नहीं। और भी कई कानूनी बचाव पक्ष रख सकते हैं जिसके तहत अभी भी वो बाहर रह सके। जिस तरह से मद्रास हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी है, राहत में उन्होंने कई ऐसे हवाले दिए हैं क्योंकि वो मुंबई में जाएंगे तो कई उनपे जो है जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं तो उसको बचाव के लिए, और उन्होंने कई शर्तों के साथ मद्रास हाईकोर्ट ने जो है उनको राहत मिली है। हालांकि अब ये 5 तारीख का जो समन जारी किया गया है मुंबई पुलिस की तरफ से, मुंबई पुलिस एक्शन में दिख रही है, क्योंकि जब सेकंड समन में वो जब हाजिर नहीं हुए थे तब मुंबई पुलिस उनके घर तक पहुंची थी। हालांकि जब वो उनके मुंबई पुलिस की एक्शन में उन्होंने ट्वीट करके तंज कसा था। जी, बहुत शुक्रिया सरबजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। उस बीच अगली बड़ी खबर संभल से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां जफर अली की जमानत को लेकर यह खबर है। उनके तरफ से दायर याचिका को लेकर आज सुनवाई होगी। चंदौसी एडीजे द्वितीय कोर्ट में इस बाबत सुनवाई होगी और जमानत के लिए जो याचिका दायर की गई है उस पर आज सुनवाई होनी है। तो यह बड़ी खबर संभल से आपको बता रहे हैं, जहां जफर अली की जमानत को लेकर जो याचिका लगाई गई है उस पर आज सुनवाई होगी। कोर्ट ने जफर अली की 27 मार्च को अंतरिम जमानत की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया था। पुलिस ने जफर अली को 23 मार्च को गिरफ्तार किया था। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, संभल में जफर अली की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई उनकी जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी और चंदौसी एडीजे द्वितीय कोर्ट में यह सुनवाई होनी है और जफर अली को जमानत मिलेगी या नहीं इसका भी फैसला संभवतः आज हो जाएगा। आपको बताते चले कि पुलिस ने जफर अली को 23 मार्च को गिरफ्तार किया था। हमारे साथ हमारे संवाददाता चरण सिंह जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चरण,
क्या कुछ फैसला निकल कर सामने आ सकता है? जफर अली को जमानत मिल सकती है या उनकी राहें मुश्किल है, क्योंकि 23 मार्च को उनकी गिरफ्तारी के बाद जमानत की याचिका पर अब सुनवाई होनी है। ऐसे में इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या लेटेस्ट जानकारी है आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं, 23 मार्च को जफर अली को जो है हिरासत में लिया गया था और 4 घंटे की पूछताछ के बाद उनको जो है कोर्ट में पेश किया गया था। और उसके बाद में उनको जो है 2 दिन की रिमांड पर भेजा गया था और 24 मार्च को उनके वकील द्वारा जो है जमानती याचिका दायर की गई थी। इसके बाद जो है 27 को उसमें सुनवाई की गई और 27 को जो अंतरिम जमानत है वो खारिज कर दी गई। आज एडीजे द्वितीय जो है उसमें आज सुनवाई है और ये चंदोसी स्थित है और इसको लेकर आज इसमें सुनवाई में बहुत कुछ हो सकता है, शायद माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक एक ही आदमी को जो 24 नवंबर पिछले वर्ष को बलवा हुआ था, अभी एक ही आदमी को इसमें जमानत दी गई है, बाकी किसी को भी जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जमानत नहीं दी गई है। तो माना जा रहा है कि उनको आज भी खारिज जो जमानत की याचिका है वो खारिज होने की संभावना है। ठीक है, बहुत धन्यवाद चरण आपका बातचीत करने के लिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में हुए प्रयागराज बुलडोजर एक्शन पर मंगलवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को 5 याचिकाकर्ताओं को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मुआवजा 6 सप्ताह के भीतर दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिराना गलत था और इसे अवैध माना है। कोर्ट ने कहा है कि यह मुआवजा इसलिए भी जरूरी है ताकि भविष्य में सरकारें बिना उचित प्रक्रिया के लोगों के मकान गिराने से परहेज करे। जजों ने हाल ही में सामने आए एक वीडियो का भी हवाला दिया है जिसमें गिरती हुई झोपड़ी से एक बच्ची अपनी किताबें लेकर भाग रही थी। हरैया से बीजेपी विधायक अजय सिंह ने पुलिस की पिटाई से मृत आदर्श उपाध्याय के परिजनों से मुलाकात की है। विधायक ने उन आरोपों का खंडन किया जिसमें दावा किया जा रहा था कि आरोपी पुलिसकर्मियों से उनके रिश्ते हैं। दुबौलिया थाना क्षेत्र के उभाई गांव पहुंचे अजय सिंह ने पूछा और दोषी पाए गए दरोगा सिपाही जो निलंबित हुए हैं उसमें से एक सिपाही पूर्व में आपका गनर था। इस पर विधायक अजय सिंह ने कहा कि वह न तो कभी मेरा गनर था, न मैं उसको जानता हूं, न ही मेरा कोई संपर्क है। भावुक होते हुए विधायक अजय सिंह ने कहा कि मुझे मेरी जनता ने नेता बनाया, अधिकारी सिपाही मुझे वोट देने नहीं आएंगे। यह वैमनस्यता फैलाने की राजनीति हो रही है। विधायक ने कहा कि कोई यह न जाने कि सिर्फ मठ और मंदिर में पूजा करने वाला ही श्राप दे सकता है। मैं सूर्यवंशी हूँ और 9 दिन के व्रत पे हूँ। माँ दुर्गा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भी श्राप दे सकता हूँ। मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। बस्ती में हरैया विधायक लगातार आदर्श उपाध्याय के परिजन के साथ खड़े रहे हैं। यूपी में पत्नियों के द्वारा पति की हत्या करने के मामले में एक और कड़ी जुड़कर सामने आई है। एक से बढ़कर एक मामले सामने तो आ ही रहे हैं। मेरठ की मुस्कान की बात करें तो औरैया की प्रगति, सब नए मामले दिख रहे हैं। एक और मामला हमीरपुर जिले से सामने आया है जिसमें नशेबाज पति की मारपीट से तंग आकर महिला ने चाकू से उसके शरीर पर ताबड़तोड़ वार करने के बाद गला काटकर पति की हत्या कर दी। सोमवार दोपहर वारदात के बाद महिला ने बेटे को फोन कर बताया कि उसकी तबीयत खराब है और डॉक्टर को लेकर घर आ जाए। बेटे के घर पहुंचने पर घटना की जानकारी हुई। पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि पति आए दिन शराब पीकर उसे पीटता था, जिसके चलते उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। घटनास्थल पर फोल्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड ने भी साक्ष्य जुटाए हैं। देर रात बेटे की तहरीर पर पुलिस ने महिला के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। नोएडा में पुलिस ने चेन स्नैचिंग के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। थाना सेक्टर 24 के पुलिस को चोरी की बाइक पर सवार होकर चेन और मोबाइल लूट की शिकायत मिलने की सूचना मिली थी। मामले में कार्रवाई कर शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया गया। बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी और गोली लगने से वह घायल हो गया था।
उसके पास से लूट और चोरी के 5 मोबाइल, 8,500 रुपए की नकद, तमंचा और कारतूस और चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। थाना 24 पुलिस की आज एक साथी बदमाश से मुठभेड़ हुई, जिसमें उस बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि इसका नाम सोहन सिंह उर्फ सोनू है, जो कि त्रिलोकपुरी दिल्ली का रहने वाला है। यह एक साथी चोर एवं स्नेचर है। इसके ऊपर पूर्व में 16 अभियोग पंजीकृत है। अभी कुछ दिन पूर्व इसने थाना 24 से भी मोबाइल स्नैचिंग की थी, जिसका भी अनावरण इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, 5 अदद मोबाइल, 8500 रुपए, तमंचा, कारतूस, खोखा कारतूस बरामद हुआ है। घायल बदमाश को अस्पताल भेजा गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सौरभ हत्याकांड में अब एक नया अपडेट सामने आया है। प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या करने की आरोपी मुस्कान रस्तोगी का ब्रह्मपुरी थानेदार रमाकांत पचौरी के साथ आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यह वीडियो बनाकर अपलोड किया गया है। पुलिस वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोपी को तलाश रही है। ब्रह्मपुरी थाने के एएसआई कर्मवीर सिंह की ओर से इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसमें कहा गया है कि थाना प्रभारी की छवि धूमिल करने के मकसद से किसी प्रियांशु नाम के व्यक्ति की आईडी से आपत्तिजनक वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया है। इसमें थाना प्रभारी को एक महिला को किस करते हुए दर्शाया गया है। फेसबुक आईडी से आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये वीडियो क्लिप छवि खराब करने के साथ लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं। एएसपी अंतरिक्ष जैन का कहना है कि इंस्टाग्राम आईडी के आधार पर आईटी एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी को तलाश उसकी की जा रही है। जल्द ही गिरफ्तार भी किया जाएगा। वहीं मैनपुरी के सदर कोतवाली क्षेत्र के कीरतपुर की काशीराम कॉलोनी में सोमवार देर रात एक अनोखा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। शोले फिल्म के वीरू की तर्ज पर एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने की जिद में पानी की टंकी पर चढ़ गया। वहां से चिल्लाकर उसने अपनी प्रेमिका को बुलाना शुरू कर दिया। घटना की जानकारी पुलिस को मिली। पुलिस पहुंची, युवक को नीचे उतरने के लिए कहा, लेकिन उसने पुलिस की बात नहीं मानी। इसी बीच प्रेमिका को जब इस ड्रामे की खबर मिली तो वह भी मौके पर पहुंच गई। प्रेमिका के आते ही युवक नीचे उतरा, लेकिन उतरते ही बेहोश हो गया। प्रेमी को बेहोश होते देख प्रेमिका दहाड़ मारकर रोने लगी। प्रेमी के हाई वोल्टेज ड्रामा का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर प्रेमी युगल को समझाकर घर भेज दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।